हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ मौर्याज। जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसके डिक्लाइन के क्या कारण थे। उसके डिक्लाइन के रीजन जानने से पहले थोड़ा सा मौर्याज के बारे में जान लेते हैं। मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य थे और उन्होंने आचार्य चाणक्य की मदद से मौर्यन डायनेस्टी स्टेब्लिश की। जो लास्ट नंदा रूलर था धनानंद, उसको हराया और वो राजा बन गए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने, वो भी एक बहुत ताकतवर राजा थे। और फिर अशोक, जिन्हें मौर्यन डायनेस्टी का सबसे ताकतवर राजा माना जाता है। अशोक का टाइम पीरियड जो था वो मौर्यन डायनेस्टी का क्लाइमेक्स था और अशोक के बाद मौर्यन डायनेस्टी का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम जानते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन के क्या कारण रहे। जो पहला कारण है मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन का या किसी भी डायनेस्टी के डिक्लाइन का होता है वो है इनएफिशिएंट रूलर्स। अशोका के बाद कोई भी एफिशिएंट रूलर नहीं हुआ मौर्यन डायनेस्टी में। और इसका अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं, अब मैं ये आपको बताता हूँ। इसका अंदाज़ा इस बात से पता लगता है कि अशोका के बाद सिर्फ एक रूलर रहा जिसने इंस्क्रिप्शंस इशू करे, वो था दशरथ, जो कि उसका ग्रैंडसन था, उसका पोता था। इंस्क्रिप्शन इशू करने से हम इसलिए अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री में जनरली ये देखा जाता है कि जो राजा बहुत सक्सेसफुल रहे होते हैं, जिनके कुछ अचीवमेंट्स होते हैं, जो ताकतवर रहे होते हैं, वही इंस्क्रिप्शन इशू करते हैं। जिन राजाओं का कोई ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है या सक्सेस नहीं मिली होती जिन्हें, वो इंस्क्रिप्शंस इशू नहीं करते। तो अशोका के बाद सिर्फ एक राजा दशरथ है जिसने इंस्क्रिप्शंस इशू करे और किसी मौर्यन रूलर ने अशोका के बाद इंस्क्रिप्शन इशू नहीं करे। दूसरा, क्योंकि वो इनएफिशिएंट रूलर्स थे तो वो चीज़ों को माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते थे। मौर्यन एम्पायर जो था वो टोटली ब्यूरोक्रेसी पे बेस्ड था, वो हाईली ब्यूरोक्रेटिक स्टेट था। और जैसे कि शायद आप लोग जानते हो कि 18 तो तीर्था होते थे। तीर्था एक टाइप से मंत्री या मिनिस्टर होते थे। 24 तरीके के अध्यक्ष होते थे। अध्यक्ष मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और क्योंकि 24 अध्यक्ष थे तो इसका मतलब ये है कि 24 डिपार्टमेंट रहे होंगे। और प्रोविंशियल लेवल पे अलग ब्यूरोक्रेसी थी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल और गांव के लेवल पर अलग ब्यूरोक्रेसी थी। तो इतने सारे ऑफिसर्स को मैनेज करना हर किसी राजा के बस की बात नहीं था। जो एफिशिएंट रूलर होगा, जो चीज़ों को माइक्रो मैनेज कर सकता है, वही इतनी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सकता है। तो वो इस हैवी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर पाए, और क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाए इस वजह से मौर्याज का डिक्लाइन होने लगा अशोका के बाद। और कुछ ही समय बाद उसकी डेथ के मौर्याज सिर्फ मगध वाले इलाके तक ही कन्फाइंड हो गए थे। जो दूसरा रीज़न है मौर्याज के डिक्लाइन का वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों हुआ, इसके कुछ कारण हैं। पहला तो क्योंकि वो जो मौर्यन रूलर्स थे वो ग्रांट्स बहुत ज़्यादा देते थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, जिसका ट्रेजरी पर, रॉयल ट्रेजरी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा। दूसरा कारण, कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी अपॉइंट करे गए जिनकी शायद इतनी ज़रूरत नहीं थी, जिनको अवॉइड करा जा सकता था, जैसे धम्मा महामाता। अशोका ने इनको अपॉइंट करा था और इनका काम ये होता था कि ये लोगों पर नज़र रखें कि सब धम्मा को फॉलो कर रहे हैं नहीं, लोगों को धम्म के बारे में बताए, इसकी अच्छाइयाँ कि धम्म फॉलो करोगे तो तुम्हारा ये फ़ायदा होगा। तो धम्मा महामाता का सिर्फ यही काम था। तो ऐसे ऑफिसर्स को अवॉइड करा जा सकता था क्योंकि इन्हें सैलरी भी देनी पड़ती होगी। जो तीसरा कारण है फाइनेंशियल क्राइसिस का वो था हैवी ब्यूरोक्रेसी। जो रोमिला थापर हैं उन्होंने अशोकन या फिर हम कह सकते हैं मौर्यन ब्यूरोक्रेसी को टॉप हैवी ब्यूरोक्रेसी कहा है। और जब इतनी ज़्यादा इलेबोरेटेड ब्यूरोक्रेसी थी तो उनको तनख्वाह भी देनी पड़ती थी, लेकिन जो एम्पायर था उसका एरिया कम होता जा रहा था। तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी एक कारण रहा मौर्याज के डिक्लाइन का। जो तीसरा कारण था मौर्याज के डिक्लाइन का वो था स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर। देखिए, हम देखते हैं कि मौर्याज की स्टार्टिंग इस इलाके से हुई, पाटलिपुत्रा वाले इलाके से। और ये इंडो गेंजेटिक प्लेन्स का जो इलाका है ये मेन इलाका था, इसको हम कोर एरिया कह सकते हैं उनका। और क्योंकि यहाँ की लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो पहले शहर हैं, जो पहले अर्बन लाइफ आई इंडिया में, वो इसी ही इलाके में आई। तो यहाँ के लोग जो थे वो देश के और इलाकों के मुकाबले ज़्यादा डेवलप्ड थे।
और जो अशोका था उसकी कैपिटल या फिर जो मौर्याज की कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। और इसके पाटलिपुत्र के आसपास हमें आयरन की माइंस मिलती हैं, लोहे की खदानें। तो उन माइंस का फायदा उठा के उन्होंने लोहे के विपन बनाए। और जो देश के दूसरे इलाके थे जैसे डेक्कन वाला इलाका हो गया या नॉर्थ वेस्ट हो गया, यहाँ पे लोहे के विपन इस्तेमाल नहीं होते थे। तो इसलिए आयरन विपन्स की वजह से उन्हें इन इलाकों में मौर्याज को सक्सेस मिली। लेकिन जब धीरे धीरे जो मौर्यन कल्चर था या एक कह सकते हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन्स का जो कल्चर था वो और इलाकों में फैल गया, तो जो मौर्याज के पास कोई एडवांटेज नहीं रही इन लोगों के ऊपर। अब वो लोग भी वहीं खड़े थे जहां मौर्याज थे, इन्हें भी लोहे के विपन मिल गए, इन्हें दूसरी चीज़ें पता लग गई, इन्हें पता लग गया कि एक स्टेट सोसाइटी कैसी होती है, एक स्टेट को, एक राज्य को कैसे चलाया जाता है, कौन कौन से ऑफिसर चाहिए होते हैं, इन्हें ये बातें पता लग गई। यहाँ पे पहले मौर्याज स्पोक्ड व्हील्स का इस्तेमाल करते थे। स्पोक्ड व्हील्स मतलब आपने देखा है ऐसे पहिए होते हैं, उसमें ऐसे स्पोक्स होती हैं, ये ज़्यादा मजबूत होते हैं कंपैरिजन टू दीज व्हील्स। इन पहियों के मुकाबले जो ये वाले व्हील्स होते हैं इसमें स्पोक्स नहीं होती, इनके मुकाबले ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो जो चैरियट्स थे वो ज़्यादा अच्छे होते थे मौर्याज के पास। तीसरी चीज़ जो इसमें आती है वो ये कि धीरे धीरे राइटिंग मतलब स्क्रिप्ट और लैंग्वेज वो भी इन इलाकों में पहुंच गई। लैंग्वेज तो यहाँ पहले से होगी लेकिन स्क्रिप्ट भी यहाँ पहुंच गई इन इलाकों में। तो जो मौर्याज के पास मटेरियल एडवांटेज था वो खोने लगे वो, और ये इलाके डेवलप करने लगे। तो इनमें शायद सेल्फ कॉन्शियसनेस भी डेवलप हुई होगी कि हम अपने आप को खुद अपने पे खुद राज्य करेंगे, कोई बाहर का, या फिर उस समय तो क्योंकि वो मौर्याज को बाहर का समझते होंगे कि कोई बाहर का हम पे क्यों राज्य करेगा। तो तीसरा कारण ये रहा उनके डिक्लाइन का, स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर। जैसे जैसे मटेरियल कल्चर डीप साउथ में और नॉर्थ वेस्ट में जाने लगा, मौर्याज का डिक्लाइन होने लगा। अब हम देखते हैं चौथा कारण क्या था डिक्लाइन का। मौर्याज के डिक्लाइन का चौथा कारण था फॉरेन इन्वेजन्स। देखिए हम देखते हैं कि इंडिया में शुरू से ही फॉरेन इन्वेजन्स होते रहे हैं। जब कोई स्ट्रॉन्ग रूलर इंडिया में होता है तो फॉरेन इन्वेजन्स उस वक्त नहीं होते। तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेके अशोका तक तो कोई फॉरेन इन्वेजन नहीं हुई। लेकिन जब अशोका की डेथ हो गई तो हम देखते हैं कि इस इलाके में, नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में, अफगानिस्तान वाले इलाके में इंडो ग्रीक्स आ गए। और अशोका की डेथ के बाद उन्होंने इंडिया पे अटैक करने शुरू कर दिए, इंडिया पे इन्वेजन स्टार्ट करे। और ऐसी एक इन्वेजन का हमें पता लगता है जो कि एंटियोकस ने किया था, जो कि एक इंडो ग्रीक रूलर था एंटियोकस। इन्होंने इंडिया पे इन्वेजन्स करे जिसकी वजह से मौर्यन एम्पायर और ज़्यादा वीक हो गया। अब आते हैं छठे रीजन पे। छठा रीजन जो है वो ब्राह्मणिकल रिएक्शन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म एक्सेप्ट कर लिया था, बिंदुसार ने आजीवक रिलीजन, और अशोका ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये इतनी ताकतवर डायनेस्टी थी, जो भी ये रिलीजन फॉलो करेंगे इनके सब्जेक्ट्स पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा, सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो जो ब्राह्मण्स थे, ये कहा जाता है वो थोड़े नाराज थे कि ब्राह्मणिकल जो रिलीजन है उसको राजा प्रीफर नहीं कर रहा है, दूसरे धर्मों को प्रीफर कर रहा है। इसके काउंटर में एक आर्ग्यूमेंट ये मिलता है कि ब्राह्मणिकल रिएक्शन रीजन नहीं था अशोकन या फिर मौर्यन डिक्लाइन का, क्योंकि अशोका जो था वो सभी रिलीजन्स को अच्छी तरह ट्रीट करता था। उसने कभी भी ऐसा नहीं करा कि वो ब्राह्मणिकल रिलीजन को डिस्करेज कर रहा है और बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहा है। लेकिन फिर भी कुछ जो कारण थे ब्राह्मणिकल रिएक्शन में जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मौर्यंस के डिक्लाइन में, वो थे, एक तो अशोका ने जो था वो प्राकृत का इस्तेमाल किया, जो कि जनरली बुद्धिज्म से एसोसिएट करी जाती है लैंग्वेज। दूसरा कारण था कि जो हमारा ब्राह्मणिकल रिलीजन था उसमें चारों वर्णों की कुछ ड्यूटीज बताई गई थी और उन वर्णों को उसी हिसाब से अपना जो व्यवहार था वो रखना पड़ता था। मतलब उनका सोशल कंडक्ट उसी हिसाब से होना चाहिए जो धर्मसूत्रा वगैरह में बताई गई थी। और चारों वर्ण, अगर कोई चारों वर्ण में से अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो चारों वर्णों के लिए एक ही अपराध की अलग अलग सजा थी। मतलब अगर एक ही तरीके का अपराध किसी क्षत्रिय ने किया, किसी वैश्य ने किया, किसी शूद्र ने किया, तो सबको अलग अलग तरीके की सजा दी जाती थी। लेकिन अशोका ने दो नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करे। एक तो था व्यवहार समता, कि सबका व्यवहार समान होना चाहिए। लेकिन हमारे जो वर्णा बेस्ड सिस्टम है उसमें चारों की अलग अलग ड्यूटीज बताई गई हैं।
और एक उसने दूसरा कंसेप्ट जो डेवलप करा वो था दंड समता, कि चारों को एक अपराध के लिए एक ही जैसा दंड मिलना चाहिए। लेकिन धर्मसूत्र के अकॉर्डिंग 4 वर्ण है, अगर एक वर्ण ने कोई अपराध करा तो उसे सजा दूसरी दी जाएगी, और अगर उसी वर्ण किसी दूसरे वर्ण ने वही अपराध कर दिया तो उसे दूसरी सजा दी जाएगी। तो ब्राह्मण्स जो थे वो इसके अगेंस्ट थे कि आप दंड समता और व्यवहार समता को लागू मत करो। तो ब्राह्मणिकल रिएक्शन में आपका ये आ जाता है। अब हम देखते हैं छठा रीजन क्या था डिक्लाइन का। छठा रीजन डिक्लाइन का था मिस गवर्नेंस। मिस गवर्नेंस मतलब जो गवर्नेंस थी वो अच्छी नहीं रह गई थी पहले के कंपैरिजन में। जब चंद्रगुप्त मौर्य था या अशोका था, उनके कंपैरिजन में बाद वाले राजा थे वो गुड गवर्नेंस नहीं दे पा रहे थे। और इसका एग्जाम्पल हमें इस तरीके से मिलता है कि जो तक्षशिला है, जो ये वाला इलाका देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमेशा से ही रिवोल्ट होते रहते थे। बिंदुसार के समय में एक बार यहाँ पर रिवोल्ट हुआ। यहाँ के लोगों का कहना था कि जो यहाँ पर अमात्याज हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो हमें तंग करते हैं। तो बिंदुसार ने यहाँ पे अशोका को गवर्नर बना के भेजा और अशोका ने उस रिवोल्ट को आराम से दबा दिया, मतलब बिना वायलेंस के। फिर जब अशोका राजा बना तो यहाँ पर दोबारा एक बार रिवोल्ट हुई, और वजह वही थी लोगों के रिवोल्ट करने की कि जो ऑफिसर्स हैं वो हमको परेशान करते हैं, तंग करते हैं। तो अशोका ने एक सिस्टम नया इंट्रोड्यूस करा कि अब से जो यहाँ कलिंग में ऑफिसर्स हैं उनका ट्रांसफर यहाँ होगा तक्षशिला, और तक्षशिला वालों का कलिंग में ट्रांसफर होगा, ताकि वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड ना डेवलप कर पाए इन इलाकों में। लेकिन जब अशोका की डेथ हो जाती है तो उसके बाद हम एक बार और देखते हैं कि इसी इलाके में फिर से रिवोल्ट होता है। लेकिन इस बार क्योंकि जो राजा था वो मजबूत नहीं था, अशोका जब तक रहा तब तक एक स्ट्रॉन्ग रूलर था और वो इन रिवोल्ट्स से आराम से डील कर लेता था। लेकिन अब जो नए राजा आ रहे थे वो ताकतवर नहीं थे, इस वजह से सारे राज्य में मिस गवर्नेंस स्प्रेड हुई, और ये भी एक कारण था मौर्याज के डिक्लाइन का। जो आखिरी कारण है मौर्याज के डिक्लाइन का वो है नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। हम देखें जब भी इंडिया का जो कोई मेन रूलर है, कोई इंपॉर्टेंट रूलर है, जब भी इंडियन रूलर्स इस इलाके पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड लूज करते हैं तब डिक्लाइन या फिर फॉरेन इन्वेजन ऐसी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। जो चाइनीज़ रूलर थे, जिस समय अशोका अपनी धम्मा की पॉलिसी को स्प्रेड कर रहा था, अलग अलग देशों में अपने एम्बेसडर भेज रहा था, उस वक्त चाइनीज़ जो रूलर थे शी हुएंग, उन्होंने यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई ताकि जो यहाँ की वॉरिंग ट्राइब्स हैं, नोमैडिक पीपल हैं, वो उसके इलाके में, उसके कंट्री में नहीं आ पाए। लेकिन ये अशोका पे एलिगेशन लगाया जाता है कि अशोका अपनी धम्मा की पॉलिसी में इतना बिजी था कि वो इस इलाके में ऐसी कोई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी है वहाँ पर कोई ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया टाइप नहीं डेवलप कर पाया। क्योंकि अगर उसने ऐसी कोई यहाँ पे दीवार बनाई होती या कोई सिस्टम करा होता, क्योंकि यहाँ तो और ज़्यादा आसान था दीवार बनाना, क्योंकि यहाँ तो पासिस हैं, बाकी सारा इलाका वैसे भी पहाड़ों से रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर अशोका ने भी यहाँ पे ऐसी कोई दीवार बनाई होती तो शायद फॉरेन इन्वेजन नहीं होते, और मौर्यन जो एम्पायर था वो शायद और ज़्यादा लंबा चल सकता था। तो हमने ये कुछ रीज़न देखे मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन के। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।